हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई के पेपर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल सी की इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 33 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस चैप्टर में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है। देन इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भारत के अंदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण या इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। फिर गैप इन पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सिस्टम, की आज़ादी के बाद भारत के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम का जो गैप थे उसको किस प्रकार से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने पूरा किया है। देन ऑब्जेक्टिव इसके, देन क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के ये होते हैं डीएफआईस। देन रोल ऑफ डीएफआईस इन इंडियन इकोनॉमी, कि भारत की इकोनॉमी में डीएफआईस का क्या रोल है। देन चेंजिंग रोल ऑफ डीएफआईस एंड इमर्जेंस ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स, कि अभी जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है या हमारा जैसे जैसे बैंक्स का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इमरजेंस हो रहा है, तब यूनिवर्सल बैंक्स के अंदर बहुत सारे डीएफआईज हैं वो चेंज हो गए हैं, तो या डीएफआईज का आज के समय क्या रोल है। देन हम बात करेंगे भारत में काम करने वाले वेरियस डीएफआईज की, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक्स और नेफिड्स। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मतलब पहले मुझे देखेंगे डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, इवोल्यूशन उनका कैसा हुआ, इन आज़ादी के बाद उनके गैप्स, कौन कौन से गैप्स को फुलफिल कर रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके बनाने का, क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। देन उनका इंडियन इकोनॉमी का रोल क्या है। फिर यूनिवर्सल बैंक, आज के समय में जो इनके डीएफएस के रोल जो चेंज हो गए हैं तो यूनिवर्सल बैंक्स आ गए हैं, अब डीएफएस का क्या रोल है, और उसके बाद हम बहुत सारे डीएफएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक। देखो पहले क्या होता था, जो हमारे कमर्शियल बैंक थे, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कैसे आता है, कमर्शियल बैंक के पास मेनली जो पैसा आता है वो होता है करंट अकाउंट से और सेविंग अकाउंट से। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये ऑन डिमांड जो है बैंक को पे बैक करना होता है, मतलब वापस कस्टमर को करना होता है। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो वो आगे जो लोन पे देता है वो भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे पाता, क्योंकि उनके पास पैसा जो है शॉर्ट टर्म के लिए है। तब सरकार ने ये बनाए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं। अब हमको जो पैसा था इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स को लोन करने के लिए, जैसे हमको कोई ब्रिज बनाना है, ठीक है, या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत में लेके आना है, तब बैंक्स, तो सरकार जो है बैंक से लोन लेगी। तब क्योंकि बैंक्स इतने कैपेबल नहीं थे लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए, तब सरकार ने बनाए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फॉर एन इकोनॉमी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग इट नीड्स ए वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सॉलिड फाइनेंशियल सिस्टम। Typically, commercial banks gather short-term money from the customer like saving and current account. Because their funds are short-term, they find it difficult to give loans to every long-term period, which is needed to big projects like building roads, or ports and power plants. ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि सब बैंकों के, कमर्शियल बैंक के पास शॉर्ट टर्म पैसा था तो वो बड़ा लोन नहीं दे पाते थे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक्स आर क्रिएटेड। Their main job is to provide long-term loans or credit that help to build country infrastructure and industry leading to the sustained economic growth. ठीक है, तो इसीलिए फिर सरकार को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, तो ये हम समझ गए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, और इन्हीं को ही डेवलपमेंट बैंक्स कहा जाता है। अब देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन इसमें से अगर पूछा तो एक नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर आएगा। और वो भी कैसे आएगा, कि जो अभी हम आगे चल के डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स मतलब जैसे सिडबी, एनएसबी, जो ये सब पढ़ेंगे, इनके अंदर से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी फुल फॉर्म बता दो या फिर इनका पर्पस बता दो। ठीक है, मोस्टली तो जो देखा गया कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आप जो है ये वीडियो को पूरा देखते रहो और सुनते रहो आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, आरबीआई को काम दिया गया कि वो भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का निर्माण करे। मतलब ये है कि
अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आम पब्लिक से पैसा कलेक्ट करे और उसको इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करे, मतलब लोन पे दे। ठीक है, तब आरबीआई ने दो काम किए, एक तो कमर्शियल बैंक बनाए। कमर्शियल बैंक मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए जनता को पैसा उधार पर देते थे, वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करते थे। और डीएफआई बनाए, जो कि मैंने ऊपर बात करी कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते थे इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ फिर भारत के अंदर बहुत सारे डीएफआई जो है खुलना शुरू हुए। तो भारत का सबसे पहला डीएफआई जो था, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई था। ये आपसे कोई पूछ सकता है कि आईएफसीआई भारत का सबसे पहला डीएफआई क्या कौन सा था? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, established in 1948. This is followed by state financial corporation, SFCs, जो कि स्टेट लेवल पे खोले जा रहे थे 1951 के अंदर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है, मतलब मैं इसको आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मतलब पढ़ नहीं रहा हूँ इसको, मैं वैसे आपको वर्बली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ना चाहिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये आप पढ़ सकते हैं, वैसे भी थ्योरी का चैप्टर है, लेकिन मैं हर चीज कवर कर दूंगा आपकी। ठीक है, तो आरबीआई को आजादी के बाद काम दिया गया कि आप भारत के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम चलाओगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम का निर्माण करोगे। तब आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि मैं एक तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का निर्माण करूंगा, जिससे क्या है कि इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी मिल पाएगी। देन सबसे पहला डीएफआई बनाया गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में। उसके बाद स्टेट लेवल पे भी एसएफसी खुले थे, जो कि 1951 में खुले। उसके बाद वन बाय वन बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलते गए, जैसे कि 1955 में खुला आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1956 में एलआईसी बना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1963 में एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना, जो कि बाद में इसको नाबार्ड नाम दिया गया। फिर 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बना एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना। देखो, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एलआईसी डीएफआई क्यों है? ठीक है, ऐसे बहुत सारे डीएफआई क्यों है? क्योंकि देखो, एलआईसी क्या करता है? एलआईसी इंश्योरेंस करता है। अब जब एलआईसी इंश्योरेंस कर देता है, तो एलआईसी के पास आता है प्रीमियम, मतलब पैसा। अब उस पैसे को एलआईसी कहाँ इन्वेस्ट करेगा? उस पैसे का एलआईसी करेगा क्या? उसको करेगा इन्वेस्ट। कहाँ पे करेगा? मोस्टली जो करेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन बांटने में कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, क्योंकि एलआईसी का पैसा लोग तो सालों साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, वो पैसा प्रीमियम की डिमांड पे बैक नहीं चाहते वो। तो इसलिए डीएफएस का निर्माण किया गया कि अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसा पैसा रहे जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, देन 69 और 70 के अंदर आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफाइड इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, और हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया। 71 के अंदर इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया गया, जिसको बाद में आईआईबीआई बोला गया। 72 के अंदर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी बनाया गया। 21 के अंदर नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेफिड जिसको बोलते हैं, वो बनाया गया। ठीक है, उसके बाद एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब आजादी के बाद क्या हुआ, आरबीआई को ये बोला गया कि आप इन सभी डीएफआईस को रेगुलेट करोगे। ठीक है, आप सब इन डीएफआईस को रेगुलेट करोगे, लेकिन हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन जो है, वो आरबीआई एक्ट के अंदर 1974 के अंदर डिफाइन करी गई थी। देखो, आजादी के बाद ये आरबीआई को बोलिएगा कि आप डीएफए को रेगुलेट करो, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलेंगे किसी को, ये हमको पता चला था 1974 के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा एक अलग सी इंटरेस्टिंग बात है। उसके बाद 74 के बाद और भी डीएफएस बनाए गए, जो कि थे नाबार्ड। उसके बाद 82 के अंदर एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 86 के अंदर पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, की भारत के रेलवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए आईआरएफसी बनाया गया। पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पीएफसी बनाया गया। इरिडा बनाया गया, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रिफाइनेंस करने के लिए। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। टीएफसीआई, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 97 के अंदर आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी। ठीक है, तो ये सब बनाएंगे। तो आपको वैसे हो सके तो आप याद ये इनके ईयर जो है फाउंडेशन ईयर याद कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर जेबी के एग्जाम के अंदर ये पूछता नहीं है। ठीक है,
और इसके अंदर जो हमने ऊपर डीएफआई की बात करी, तो इसमें 3 जो डीएफआई है, सीडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एंड एनएसबी नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये जो है ये रीफाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। रीफाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आगे कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं। मतलब डायरेक्ट आम पब्लिक को लोन ना देने के बजाय बैंक्स को लोन देते हैं कि वो फंड का यूज करके लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सके। मतलब बैंक्स को जो फाइनेंस करते हैं और बैंक्स आगे उस पैसे को फाइनेंस करते हैं, तो फिर इनको बोला जाता है रीफाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैप्स इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल सिस्टम। अब आजादी के बाद हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या गैप्स थे जो कि पूरे किए डीएफआईज ने, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या यूं कहें डेवलपमेंट बैंक्स ने। तो गैप्स क्या क्या थे? सबसे पहला था शॉर्ट टर्म फोकस ऑफ बैंक्स, क्योंकि जो ऑलरेडी काम करने वाले कमर्शियल बैंक थे उनका फोकस जो था शॉर्ट टर्म फोकस था। मतलब वो शॉर्ट टर्म लोन देना चाहते थे लोगों की बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते थे। लेकिन अगर कोई नई इंडस्ट्री लाना चाहता है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है तो उसको ज्यादा लोन नहीं दिया जाता था। देन लैक ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट, और जो इन्वेस्टर्स थे जो कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट आती है मार्केट के अंदर, तो उनका जो ट्रस्ट था वो बहुत कम था, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत सारी बैड रेपुटेशन थी। मतलब कि पैसा जो है वो मिसयूज किया जाता था, ठीक है, या प्राइस मैनिपुलेशन करके प्राइस शेयर्स के प्राइस को भगाया जाता था। तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करें। देन हेजिटेशन ऑफ फंड रिस्की वेंचर्स। अब क्या होता था कि कुछ ऐसे बिजनेस थे जो बहुत रिस्की होते थे। मतलब वहां पर अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें फंड पैसा लगाना माना जा सकता है कि थोड़ा रिस्क ज्यादा लेने के बराबर था, तो ऐसे में होता क्या था कि लोग उस इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, जिससे कि वो इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो पाती थी। या यूं कहें कि वहां उस इंडस्ट्री में अगर पैसा लगाए तो इंटरेस्ट तो था या उसकी जो रिटर्न थी वो बहुत कम आने के चांसेस थे या वो डूबने के चांसेस थे। तो ये सब गैप को पूरा किया था डीएफआई ने आकर। डीएफआई ने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे क्या ऐसी रिस्की इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई। रिस्की इंडस्ट्री जैसे अब मान लो माइनिंग है, ठीक है। अब माइनिंग के अंदर क्या है कि आप माइन को लीज पे लोगे। अब क्या पता उसके अंदर अपने जो रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो उसको उतना क्वांटिटी में मिल पाए या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था कि ये इंडस्ट्री कभी बनी नहीं पाएगी। तब डीएफआई ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दी, तब लोगों ने इसमें इच्छा जताई और फिर वो इंडस्ट्री काम करवाई। देन एक जो और गैप था वो था फ्यू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर क्या होता है कि ऐसी कोई अगर कोई कंपनी है वो पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, मतलब पैसा मार्केट से लेना चाहती है, तब उसको एक अंडरराइटर चाहिए होगा, ठीक है, जो कि उस कंपनी के बिहाफ पर मार्केट से उसको पैसा उठाकर मतलब उसकी हेल्प करेगा मार्केट में उसके शेयर इशू करने के लिए। तब उस समय क्या था मार्केट के अंदर बहुत ही कम अंडरराइटर थे, जिससे क्या है वो पैसा जो है रेज नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो ये सब जो गैप थे जिसको पूरा करने के लिए भारत के अंदर डीएफआई का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मतलब डीएफआई बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। द मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स वर, तो डेवलपमेंट बैंक्स को क्या क्या काम करने थे हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब हमारे फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर डेवलपमेंट बैंक ने क्या क्या काम करने के लिए उनको बनाया गया था। तो सबसे पहले टू एक्ट एज एन एजेंट फॉर डेवलपमेंट इन की सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो डेवलपमेंट बैंक्स को एक एजेंट की तरह काम करना था कुछ ऐसे सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए जो थे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल ट्रेड। इनके लिए ही हमने बहुत सारे डीएफआई या डेवलपमेंट बैंक का निर्माण किया था। जैसे एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड का, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक्सिम बैंक का, और इंडस्ट्री के लिए वेरियस बैंक जैसे कि सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डीएफआई का निर्माण किया था। एंड टू स्पीड अप द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, टू इंश्योर मनी डायरेक्टेड टू हाई प्रायोरिटी एरिया, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारी इकोनॉमी में पैसा है तो उसका यूज जो है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज, ऐसे एरियाज जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बेनिफिशियल रहते हैं एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो वहां पर उस पैसे का फ्लो ज्यादा रहे। टू प्रमोट रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट जॉब्स एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। और इसमें इनका ये काम भी था कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, जिसमें जॉब क्रिएट हो और हमारा जो देश का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो। देन टू इंकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब प्राइवेट प्लेयर्स को पैसा मिलेगा तो वो सरकार के साथ पार्टनरशिप करके और भी काम करना चाहेगा, और सरकार भी चाहती है कि हम प्राइवेट प्लेयर के साथ काम करें, जिससे क्या है कि एक तो वो जो प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड होगा वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। दूसरा कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने से जॉब क्रिएट जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएंगी, और मैनेजमेंट जो है प्राइवेट अच्छा कर पाएंगे कंपेरेटिव टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेज करने के लिए टू डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स अमंग पीपल्स। अब जब लोगों को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आराम से मिल पाएगी तो उनके अंदर एक काम करने के लिए एंटरप्रेन्योर स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी डीएफआई का निर्माण किया गया। देन टू हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज के निर्माण डेवलपमेंट के लिए भी डीएफआई बनाए गए। टू फाइनेंस क्रूशियल सेक्टर्स लाइक हाउसिंग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो हमारे क्रूशियल सेक्टर है जैसे हाउसिंग, अब अगर हाउसिंग जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगी, मतलब लोगों को घर जो है वो सस्ते में मिलने लगेंगे, या उनको हाउसिंग के ऊपर जो ब्याज है वो कम देना पड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद है। देन टू प्लान, प्रमोट एंड डेवलप इंडस्ट्रीज टू फील गैप द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो हमारे देश में इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए या उसके अंदर जो भी गैप्स है उसको पूरा करने के लिए डीएफआई जरूरी है। Then to coordinate the work of all institutions involved in financing and promoting industrial and agricultural trade। ठीक है, और डीएफआई बनाने से एक ये फायदा हुआ कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी इंस्टीट्यूशन थे जो कि फाइनेंस वर्ल्ड से रिलेटेड थे, चाहे हम बात करें पेंशन की, चाहे हम इंश्योरेंस की बात करें, चाहे बैंक की बात करें, तो इन सबको एक जगह ला कर रखना, ठीक है, जिससे हम ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को एक सही दिशा दे पाए। ठीक है, तो इसके लिए डीएफआई हमारे लिए बहुत जरूरी थे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव थे डीएफआई के। अब डीएफआई के हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डीएफआई। डीएफआई को ना 4 भागों में बांटा गया, मतलब 4 तरीके के डीएफआई होते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ओवरऑल या ब्रॉड लेवल पर हमारे देश में वेरियस इंस्टीट्यूशंस या इन सेक्टर्स को या इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं डेवलपमेंट, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी या नेफिड। ठीक है, इन सबके बारे में नीचे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये जान लो कि ये जो है डेवलपमेंट बैंक्स, ये कैटेगरी 1 है। डीएफआई की कैटेगरी है डेवलपमेंट बैंक्स। देन आते हैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इनको स्पेशलाइज्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक का काम सिर्फ ये है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फाइनेंसिंग करता है। ठीक है, नाबार्ड, तो नाबार्ड है सिर्फ एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इनको स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। देन आते हैं इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। अब इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है जैसे एलआईसी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, इनका ये काम है कि ये आम पब्लिक से स्मॉल सेविंग कलेक्ट करते हैं, मतलब उनके छोटा छोटा पैसा उनसे कलेक्ट करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल मार्केट में, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये है एक तरह से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं एलआईसी के अंदर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसको कलेक्ट करता है, फिर उसको कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देता है। देन आते हैं स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन ये बोला जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, जो कि रीजनल डेवलपमेंट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 4 तरीके के होते हैं: डेवलपमेंट बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, ये बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ डीएफआईज इन इंडियन इकोनॉमी। अब भारत की इकोनॉमी के अंदर डीएफआईज के क्या क्या रोल रहते हैं। ठीक है, डीएफआई प्लेड ए क्रूशियल रोल by providing long-term loans to industrial units. The money is used for setting up the new factories and expanding, modernizing and rehabilitating existing factories. तो देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हमको प्रोवाइड करवाते हैं डीएफआई, और हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको देश के अंदर न्यू फैक्ट्री लगानी है। अब अगर जो हमारे देश में नई फैक्ट्री लगेंगी
तो हमारा डायरेक्टली क्या है, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, तो हम कहने का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, तो डीएफआई बहुत भूमिका निभाते हैं। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग देते हैं इसके लिए कि हम हमारे जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज है उसको एक्सपेंड कर पाए, मॉडर्नाइज कर पाए, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, या नई नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर पाए, या रिहेबिलिटेटिंग कर पाए। ठीक है, दे सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्री के लिए डीएफआई पैसा उपलब्ध करवाता है। विच हेल्प टू बिल्ड वेल डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, जिससे क्या है कि क्योंकि सभी इंडस्ट्री को पैसा देता है तो इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वो भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि वेरियस सेक्टर्स के अंदर ये लोन देते हैं। द लोन वाज टिपिकली अप टू 10 years एंड हैड ए मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड ये है कि मतलब उसको बोला जाता है उस समय को जिसमें आपको कोई भी लोन की रीपेमेंट नहीं करनी होती। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मोरेटोरियम पीरियड। तो यूजुअली क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए देते हैं, लगभग 10 सालों के लिए, अप टू 10 years, जिससे क्या है वो एक तरह से जो भी फैक्ट्री ओनर्स या कोई भी लोन लेना चाहता है तो वो एक सिक्योर फील करता है कि यार मुझे 10 साल तक पैसा वापस नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए इनका बहुत ही मुख्य रोल है हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि डीएफआई जो है वो पैसा अपना कहाँ से लेके आते हैं। मतलब बैंक्स तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बैंक्स के बाद तो कस्टमर से पैसा आता है। ठीक है, लेकिन डीएफआई के पास पैसा कहाँ से आता है, तो डीएफआई पैसा लेके आते हैं एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि गवर्नमेंट के पास होल्ड होती है। मतलब गवर्नमेंट अगर कोई डीएफआई शुरू कर रही है तो उसके अंदर अपना पैसा लगाएगी, मतलब अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, तो वो एक तो वो पैसा। देन फंड फ्रॉम आरबीआई नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एनआईसी एलटीओ, तो आरबीआई के पास जो एनआईसी एलटीओ के अंदर पैसा होता है उसका यूज करती है। देन परमिशन टू इशू कैप स्पेशल एसएलआर बॉन्ड्स और टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बॉन्ड्स जो है वो बैंक्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करी जाती है कमर्शियल बैंक के द्वारा, या तो वो बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं या जो है डीएफआई टैक्स सेविंग बॉन्ड्स जो इशू करके वो आम पब्लिक को या बैंक्स को सेल कर सकती है। तो वहां से जो पैसा आता है। बोरोविंग फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स नोन एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग जो है बोला फॉरेन मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है डीएफआई अपना अपने पास पैसा लेकर आती है। और आप नोट करोगे कि ये जो पैसा है ये उनको भी मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, क्योंकि बॉन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म इशू की जाते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल बोरोइंग जो है विदेश से जो पैसा वो भी बहुत लंबे समय के लिए आता है। और जो गवर्नमेंट का पैसा इक्विटी शेयर के अंदर आता है, इक्विटी कैपिटल के अंदर, वो भी गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो मोटा मोटा बात यह है कि डीएफएस के बाद जो है वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, जब पैसा लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको लोन पर भी दे पाती है। द सिस्टम वर्क वेल, डीएफएस बोरोड लॉन्ग टर्म फंड्स एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, लेंड देम द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एंड साइलेंटली हायर रेट। तो मतलब डीएफएस के पास जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स इंटरेस्ट से वो बोरो करते हैं और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको लोन पर देते हैं, जिससे उसको प्रॉफिट मार्जिन जो है अच्छा मिल जाता है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, बैंकों के ऊपर ना एक क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम चलती थी। ठीक है, अब ये बैंक्स को रोकती थी कि जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब खुलकर नहीं कर पाते थे। अगर उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करनी है तो एक सर्टेन अमाउंट तक कर सकते थे, अगर उससे ऊपर जाना है तो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो आरबीआई उनको डिसाइड करके बताता था कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन करना है। तो ये स्कीम थी क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। लेकिन अब फॉर द टाइम बिंग्स क्या हुआ, आरबीआई ने ये स्कीम जो है बंद कर दी। अब बैंक्स को आजादी है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर सकते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी मार्केट के ऊपर मार्केट से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कैसी डिमांड और सप्लाई है उसके आधार पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले जरूरत पड़ती थी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं कर सकते थे। तब डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जैसे कि फैक्ट्रीज निर्माण करना है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, कोई रोड्स बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए डीएफआईस की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेंजिंग रोल ऑफ डीएफआईस एंड इमरजेंस ऑफ यूनिवर्सल बैंक्स। अब जैसा कि क्या हुआ, डीएफआईस के ऊपर आरबी जो कमर्शियल बैंक के ऊपर जो बंदिशें थी, जैसे कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं कर सकते थे या एक सर्टेन अमाउंट तक ही कर सकते थे, वो बंदिशें आरबीआई ने हटा दी। तो अब क्या हुआ कि जो कमर्शियल बैंक है वो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने लगे। तो फिर जो डीएफआईस
और कमर्शियल बैंक के अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं बचा, क्योंकि कमर्शियल बैंक भी डीएफएस का काम करने लगे और डीएफएस भी कमर्शियल बैंक का काम करने लगे। तब क्या हुआ, तब बैठी 1998 के अंदर नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन आई, तो उन्होंने ये बोला कि डीएफआई जो है वो कमर्शियल बैंक का काम नहीं करेंगी, ठीक है। तब उनका काम जो है वो चेंज किया गया। और दूसरा यहाँ पे फिर कंसेप्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग का। अब यूनिवर्सल बैंक क्या होता है कि ऐसा बैंक जो हर प्रकार के काम करता है, जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करता है, और वेरियस रिटेल कस्टमर की सर्विसेज भी इनको प्रोवाइड करता है। मतलब जो सभी काम जो बैंक कर सकता है उसको यूनिवर्सल बैंक बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर डीएफएस के काम में थोड़ा चेंज किएगा। अब वो क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो 1998 की नरसिम्हन कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी? द कमेटी फेल्ट दैट डीएफआई शुड इवॉल्व एंड स्टार्ट डूइंग कमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज। तो इन्होंने कहा कि डीएफआई जो है उनको इवॉल्व होने की जरूरत है और उनको भी कमर्शियल बैंकिंग की एक्टिविटीज में काम करना शुरू करना चाहिए। देन साइमल्टेनियसली रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल बैंक्स वर ईज्ड फॉर अलाउइंग देम टू प्रोवाइड मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो उसी साथ साथ डीएफआई को तो ये बोल दिया कि आप भी कमर्शियल बैंक का काम शुरू करिए, साथ में ये भी कह दिया कि जो कमर्शियल बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, उसको भी हटा दिया गया। तो यहाँ पर फिर आइडिया है यूनिवर्सल बैंकिंग का। तो यूनिवर्सल बैंक क्या होता है? ए बैंक, ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट डज एवरीथिंग। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स लाइक डीएफआईज एंड आल्सो ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड रिटेल सर्विस लाइक कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डीएफआईज की तरह लॉन्ग टर्म लोन देता है और कमर्शियल बैंक की तरह शॉर्ट टर्म लोन्स करता है और रिटेल बैंकिंग सुविधा देता है, जो कि जो ऐसा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोला जाएगा कमर्शियल यूनिवर्सल बैंकिंग। It was decided that while DFI still had a special role, any DFIs that wanted to become a bank could do so, provided it followed all the banking rules and regulation prudential norms. अब कोई भी DFIs, अब जो कि DFIs कमर्शियल बैंक की तरह काम करने लगे थे, लेकिन उनका आज भी हमारे देश की इकोनॉमी में एक स्पेशल रोल था। अब DFIs जो कि बैंक की तरह काम करना चाहता है, तो उसको सारे बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, जैसे कमर्शियल बैंक जो है प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करता है उसी प्रकार। The government announced in 2002 that old business model of DFIs is no longer sustainable due to interest rate deregulation and increased competition from banks. अब 2002 में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो डीएफआईस का अब जो जिस मॉडल पे काम कर रही है, बिजनेस मॉडल जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि बैंकों के ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का रेगुलेशन को हटा दिया गया, डी रेगुलेशन कर दिया गया है, और अब मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब डीएफआईस की जो है पॉलिसी शिफ्ट करने की जरूरत है। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, जो डीएफआई गवर्नमेंट ने बनाए थे उनको फिर कमर्शियल बैंक के अंदर चेंज करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं कि सभी को कर दिया, कुछ चुनिंदा डेवलपमेंट बैंक्स को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जैसे आईसीआईसीआई लिमिटेड को आईसीआईसीआई बैंक बना दिया गया 2002 के अंदर, और आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया 2004 के अंदर, ठीक है। और इनको बना दिया गया यूनिवर्सल बैंक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है उसकी मेन जो टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिया है। अब क्या है, हम वेरियस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या बात कर ली, हमने ये देख लिया एक तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई जो है वो क्या होते हैं, देन उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे देश में, देन मतलब किस किस कौन कौन से समय में कौन कौन सा डीएफआई को ओपन किया गया, देन उन्होंने डीएफआई आजादी के बाद क्या क्या गैप्स कंप्लीट किए, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या रोल किए, और उनके अभी जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है तो उनकी इमरजेंस मतलब उनका रोल कैसे शिफ्ट हुए, और अब यूनिवर्सल बैंकिंग इस प्रकार से अब इमरजेंस हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आईएफसीआई, ठीक है। अब हम वेरियस डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। तो आपको मेन जो काम करना है इसकी फुल फॉर्म जो है याद रखनी है, ठीक है। तो इसको बनाया गया 1 जुलाई 1948 को। आईएफसीआई जो है भारत का पहला डीएफआई है, मतलब पहला देश का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। द मेन पर्पज टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो इसका जो मेन पर्पज था वो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करवाना था। आफ्टर द 1981 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आईएफसीआई चेंज इट्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टू कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इसने अपने आप को स्टैट्यूटरी बॉडी के मतलब एक जो एक्ट के तहत ही बनी गई थी उसको
शिफ्ट करके उसने कंपनी एक्ट 1956 के तहत अपने आप को कंपनी रजिस्टर किया। टू अलाउ टू रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट द नेम इज चेंज IFCI लिमिटेड इन 1999। तो इसने क्या किया, कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को कंपनी रजिस्टर कर लिया, जिससे उसको ये फायदा हो कि वो मार्केट से अब पैसा रेज कर सकती है, मतलब कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकती है अपने शेयर इशू करके। और 1999 में उसका अपना नाम जो है IFCI लिमिटेड कर लिया। मतलब पहले जिसको इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूरा बोलते, जो पूरा नाम था, उसको अब शॉर्ट के अंदर IFCI लिमिटेड ही रजिस्टर कर लिया। तो मेनली जो है इसकी दो एक्टिविटीज थी, एक तो था फाइनेंशियल एक्टिविटीज और दूसरा था प्रमोशनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये जो है मेनली आपको ऐसा ऐसा नहीं है कि आपको याद ही करनी चाहिए, बस ये चीजें कि आपको पता होनी चाहिए आपके नॉलेज के लिए, और हो सकता है कि कुछ इसमें से पूछ भी ले। ठीक है, तो IFCI के दो दो तरह की एक्टिविटीज करता था, फाइनेंशियल एक्टिविटीज और प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर मतलब कोई मेजर जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करता था, उसके लिए लोन देता था। देन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता था, जैसे कि इक्विपमेंट फाइनेंस कर दी, लीजिंग सुविधा दे दी, वर्किंग कैपिटल लोन्स दे दिए, शॉर्ट टर्म लोन्स दे दिए, तो ये भी वो प्रोवाइड कराता था। देन कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, अब किसी कंपनी को IFCI से कोई एडवाइजरी चाहिए, या कोई उनको कुछ बड़ा प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो उसमें उनको कैसे काम करना चाहिए, या कोई डिसइन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, उसके लिए एडवाइस अगर चाहिए तो वो एडवाइजरी भी प्रोवाइड करवाता था। देन प्रमोशनल एक्टिविटीज करता था, जैसे उसने प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाई। देन टूरिज्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जैसे कि कैपिटल मार्केट के अंदर लोग ज्यादा अवेयरनेस के साथ पैसा इन्वेस्ट करें, वो काम किया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या ये बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी काम करता था। ठीक है, टुडे IFCI हैज repositioned itself as a focus of small and medium enterprises SME offering service like asset financing, IPO management and project financing। लेकिन आज के टाइम में IFCI ने अपने आप को पोजीशन कर लिया है कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वेरियस सुविधाएं देता है, जैसे कि एसेट फाइनेंसिंग करता है, मतलब उनको अगर कोई लोन चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करेगा। अगर वो कंपनी IPO लेके आ रही है, मतलब अपना शेयर मार्केट में इशू कर रही है, तो उन्हें उसकी मदद करेगा, या उनका कोई मेजर प्रोजेक्ट है उसको पैसे की जरूरत है तो उसको फाइनेंस करेगा। तो IFCI ने अब अपने आप के जो रिपोजिशन किया मार्केट के अंदर, वो ये सब काम के लिए कर लिया है। ठीक है, तो IFCI का निर्माण जो हुआ था वो 1948 के अंदर हुआ था। ये देश का पहला DFI था। ठीक है, और इसने 1999 में अपना नाम IFCI लिमिटेड कर लिया था। मेन इसका काम था कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करना, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना और कॉर्पोरेट एडवाइजरी कस्टमर को देना। लेकिन कुछ ये प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करता था अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर, जैसे MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के साथ, टूरिज्म बढ़ावा करने के लिए TFCI के साथ। ठीक है, तो ये मतलब इनके जो स्पेसिफिक पर्पस है उनको प्रमोट करने के लिए भी IFCI काम करता था। लेकिन अब जो है उसने अपने आप को स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की मदद करने के लिए पोजीशन कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI। ठीक है, ICICI को 1955 में बनाया गया विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स। तो ICICI को 1955 में वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से बनाया गया। अब इसकी जरूरत क्यों थी? Other DFIs like IFCI were mainly focused on giving loans. They were not actively investing in companies and providing underwriting service। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि जो IFCI बनाया था पहले, उसका मेन पर्पस वो सिर्फ मेनली फोकस था लोन बांटने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ लोन बांटने का काम करता था। लेकिन अब कुछ कंपनी को पैसा चाहिए तो वो इन्वेस्टमेंट या उन कंपनी को अंडरराइटिंग सुविधाएं, मतलब उन कंपनीज की मदद करने के लिए कि वो मार्केट से अंदर पैसा उठा पाए अपने शेयर्स को सेल करके। और अगर वो नहीं उठा पा रही है तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो मतलब 100% अलॉटमेंट अगर किसी कंपनी का शेयर के अंदर ना हो, तो जो रिमेनिंग कुछ बचा, रिमेनिंग मान लो होता क्या है, अगर कोई कंपनी मार्केट के अंदर मान लो 100 करोड़ का लेना चाहती है तो वो 100 करोड़ की शेयर इशू करेगी। अब अब आप जानते होंगे कि अगर उसको 100 करोड़ के लिए एप्लीकेशन नहीं आई, मान लो 100% उसको एप्लीकेशन नहीं आई, अगर उसका अलॉटमेंट जो है वो मतलब उसको जितना उसको पैसा चाहिए उतना डिमांड उसको नहीं दिखी, तो वो मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकती। तो मान लो उसको 95% की एप्लीकेशन प्राप्त होगी, तो जो गैप है ना 5% का,
तो ये 5% का गैप जो है वो ये अंडरराइटर जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। मतलब अपने केस में जो आईसीआईसीआई है वो अंडरराइटिंग सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है वेरियस कंपनीज को। तो इसमें ये किया जाता है, एक तो उनकी कंपनीज की मदद करता है कि वो मार्केट से पैसा उठाए और जो पैसा आ रहा है तो बैंक उसमें बैंक की सुविधाएं अपनी दे पाए। दूसरा कि जो 5% का जैसे यहाँ पे जो गैप आ तो उसको अंडरराइटिंग सुविधा देने के लिए मतलब वो 5% को खुद बैंक ही परचेज कर लेगा और बाद में वो चाहे तो वो मार्केट के अंदर उसको उस शेयर्स को सेल कर देगा। जिससे होगा क्या कि एक तो कंपनी को 100% पैसा मिल जाएगा तो कंपनी अपना काम भी कर पाएगी। दूसरा अंडरराइटर को जो है एक तो डिस्काउंट पर या अपने फायदे के लिए उसको शेयर मिल जाएंगे और जब वो शेयर का दाम बढ़ेगा तो उसको बेच भी पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आईसीआईसीआई का निर्माण किया गया क्योंकि उस समय जो है हमारे देश में कोई भी अंडरराइटिंग सुविधाएं प्रोवाइड कराने वाला डीएफए नहीं था। दिस मेड इट हार्ड टू न्यू कंपनी टू रेज मनी ऑन द कैपिटल मार्केट। आईसीआईसीआई क्रिएटेड टू फिल द गैप स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इसलिए आईसीआईसीआई का निर्माण हुआ जिसमें एक गैप था मार्केट, उसने उसको फुलफिल कर दिया। फॉर मेनी इयर्स आईसीआईसीआई फोकस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, लेकिन आईसीआईसीआई बहुत सालों तक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे फोकस था। आफ्टर 1990 and liberalization, it transformed into a diversified financial service provider. In 1994, ICICI Bank set up ICICI Bank at the part of the group. और 1994 में ICICI के ग्रुप के अंदर ICICI बैंक को भी शामिल किया गया। एंड 2002 के अंदर ICICI मर्ज इनटू द ICICI बैंक, और 2002 के अंदर जो ICICI जो डीएफआई बनाया गया था उसको ICICI बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया, क्रिएटिंग ए फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। आफ्टर द merger ICICI has ceased the exist as a DFI। तो कहने का मतलब है कि 2002 के अंदर क्या था, जो ICICI लिमिटेड था और ICICI बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद देश का पहला यूनिवर्सल बैंक जो बनाया गया वो ICICI बैंक को बनाया गया। यूनिवर्सल बैंक की डेफिनेशन ऊपर पड़ी है और जब मर्जर हो गया तो ICICI लिमिटेड ने अपना काम करना बंद कर दिया एज ए DFI। अब ICICI के ऑब्जेक्टिव क्या थे? टू हेल्प क्रिएट ग्रो और मॉडर्नाइज प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। टू इंकरेज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा मिले। टू प्रोवाइड फाइनेंस ऑफ इक्विपमेंट, अगर कोई कंपनी या अपने इक्विपमेंट के बढ़ाने के लिए फाइनेंस चाहती है तो उसको प्रोवाइड कराया जाए। एंड टू हेल्प द रिहेबिलिटेशन टू द सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, और या कोई ऐसी कंपनी है जो कि अभी कुछ फाइनेंशियल करंट से गुजर रही है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, मतलब उसको पुनर्जीवित करने के लिए उसको पैसा प्रोवाइड करवाना। तो ये पर्पस था आईसीआईसीआई बैंक को बनाने का। ठीक है, तो मेजरली जो पर्पस है डीएफएस के वो यही पर्पस रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईडीबीआई एस्टैब्लिश इन 1964 एज द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडियरी के रूप में आईडीबीआई का निर्माण किया गया 1964 के अंदर। इट हैज क्रिएटेड द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल करने के लिए आईडीबीआई को एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा गया कि मतलब ये सबसे मेजर जो है इंस्टीट्यूशन होगा वो आईडीबीआई ही होगा जिसको इंडस्ट्रियल के अंदर फाइनेंस चाहिए। आईडीबीआई की निर्माण क्यों किया गया? बाय द 1960 देयर वर सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बट देयर एफर्ट्स वर नॉट कोऑर्डिनेटेड। मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे लेकिन उनके जो एफर्ट्स थे वो कोऑर्डिनेटेड नहीं थे, मतलब वो मिलजुल के काम नहीं कर पा रहे थे। आईडीबीआई वाज सेट अप टू लीड एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। तो आईडीबीआई का निर्माण किया गया कि वो एक तो सभी इंस्टीट्यूशन को लीड करे और उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेशन बिठाए, सप्लीमेंट देयर रिसोर्सेज एंड डायरेक्टली फाइनेंसिंग वेरी लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और कुछ ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बनाए जा रहे हैं उनको भी डायरेक्ट फाइनेंसिंग कर पाए। नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब ये है जैसे कि बहुत मेजर प्रोजेक्ट भारत में लाया गया, जैसे कोई बड़ा ब्रिज बना रहा है जिससे कि बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा, तो ऐसे प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया जाता है, तो उसके लिए मेजर फंडिंग की जरूरत होती है। तो आईडीबीआई जो है उसको डायरेक्टली फंड दे पाए, इसलिए इसका निर्माण किया गया। इन 1976 इट्स ओनरशिप वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1976 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को आईडीबीआई की जो है ओनरशिप जो है ट्रांसफर कर दी गई थी। लाइक आईसीआईसीआई, आईडीबीआई आल्सो मूव टुवर्ड्स यूनिवर्सल बैंकिंग। और आईसीआईसीआई की तरह आईडीबीआई भी जो है वो यूनिवर्सल बैंक बन गया। ऑन 1 अक्टूबर 2004 आईडीबीआई was converted into the banking company. आईडीबीआई लिमिटेड will later become the आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। और 2004 के अंदर आईडीबीआई लिमिटेड जो है, जो कि एक डीएफआई की तरह निर्माण किया गया था, उसको बना दिया गया आईडीबीआई बैंक, जो कि यूनिवर्सल बैंक बना। अब आईडीबीआई के फंक्शन क्या थे? एक तो अपेक्स रोल निभा रहा था,
मतलब कि वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएगा जो कि इंडस्ट्रियल को लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। देन रीफाइनेंसिंग। अब रीफाइनेंसिंग का मतलब ये है कि मान लो कोई बैंक है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होगा और बैंक के पास मान लो पैसा उतना नहीं है कि वो इतने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे सकता है, तब वो जाएगा आईडीबीआई बैंक के पास कि आप मुझे पैसा दो और मैं आगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन पर दूंगा। तो आईडीबीआई जो पैसा देगा इस बैंक को तो उसको बोला जाएगा रीफाइनेंसिंग। तो रीफाइनेंसिंग का काम जो है आईडीबीआई करता था। देन डायरेक्ट लैंडिंग टू ग्रांट डायरेक्ट लोन एडवांस टू द इंडस्ट्रियल कंपनी। अब अगर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी है तो उसको जो है डायरेक्ट लैंडिंग भी मतलब डायरेक्ट लोन भी प्रोवाइड करवाता था। देन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज जैसे कि मार्केट के अंदर सर्वे करवाना और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए, तो ऐसे प्रमोशनल एक्टिविटीज भी बहुत सारे आईडीबीआई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी का निर्माण किया गया 1990 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि सिडबी जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक्ट पास करके बनाया गया 1990 के अंदर, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आपको खुद से ही पढ़ के याद होगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये है कि अच्छे से पढ़ के बता दूंगा कि क्या है, लेकिन ये पढ़ना आपको ही होगा क्योंकि ये एक तरह से थ्योरी है, आपको ही समझना होगा, रट्टा मारना होगा, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर। अब सिडबी का काम ये था कि वो एमएसएमई सेक्टर को भारत के अंदर ग्रो करे, प्रमोशन करे उनका और उनको फाइनेंसिंग नीड्स को उनका पूरा फुलफिल करे, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड इमीडिएट एंटरप्राइजेस। अब सरकार इसको इसलिए प्रमोट करना चाहती है क्योंकि ये जो एमएसएमई है ना, ये देश के अंदर हमारी इकोनॉमी में बहुत भूमिका निभाते हैं, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी जो जीडीपी है, उसके अंदर 50% से भी ज्यादा एमएसएमई का योगदान है। और ये एमएसएमई जो है हमारे देश में जो है रोजगार क्रिएट करते हैं। It started its operation in 2 अप्रैल 1990 एज सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। तो जब सिडबी का निर्माण किया गया तो वो एक तरह से आईडीबीआई की सब्सिडरी के रूप में काम करती थी, टेकिंग ओवर आईडीबीआई पोर्टफोलियो रिलेटेड टू द स्मॉल स्केल सेक्टर। सिडबी मेन रोल फॉर फाइनेंसिंग प्रमोशन डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन इन द एमएसएमई सेक्टर। तो सिडबी का जो मेन रोल था वो एमएसएमई को फाइनेंसिंग करना, उनका प्रमोशन करना और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के काम करना। सिडबी का मेन फंक्शन क्या था? प्रोवाइड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग, रीफाइनेंसिंग टू द बैंक्स, हेल्प एमएसएमई टू फाइंड मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब एमएसएमई जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए उनको परफेक्ट मार्केट ढूंढ के देना जहां पर वो अपना सामान बेच पाए। ऑफर सर्विस लाइक फैक्टरिंग एंड लीजिंग। अब उनको लीजिंग सुविधाएं और फैक्टरिंग सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। फैक्टरिंग मतलब कि उसको अगर वो किसी से ट्रेड कर पा रहे हैं तो उस ट्रेड की एक तरह से गारंटी लेने का काम भी ये करता है। बाकी फैक्टरिंग की बात हम अभी अपना फैक्टरिंग का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में उसमें आपको पूरा कंप्लीट बता दिया जाएगा, ठीक है। देन प्रमोट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री स्पेशली इन सेमी अर्बन एरिया। तो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ठीक है। देन हेल्पिंग एमएसएमई यूनिट्स विद टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब एमएसएमई को मदद करना कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाए या मॉडर्नाइज कर पाए। देन फाइनेंसिंग फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय सिडबी। अब सिडबी क्योंकि इतने सब काम कर ही रहा था और उसमें ये जो है क्या क्या फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? डायरेक्ट फाइनेंसिंग, सिडबी प्रोवाइड टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, फॉरेन करेंसी लोन्स, इक्विपमेंट सपोर्ट डायरेक्टली टू द एमएसएमई। अब एमएसएमई को अगर टर्म लोन चाहिए मतलब लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, उनको वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ असिस्टेंस चाहिए, पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी के अंदर लोन चाहिए, अगर कोई एमएसएमई विदेश में काम कर रहा है तो उसको फॉरेन करेंसी में लोन तो वो भी सिडबी प्रोवाइड करवाएगा। या इक्विटी सपोर्ट चाहिए, इक्विटी मतलब कि वो लोन नहीं लेना चाहता, वो अपना कंपनी का हिस्सा बेचना चाहता है, तब भी सिडबी जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब मदद करता है सिडबी। देन सिडबी देता है इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। सिडबी प्रोवाइड रीफाइनेंसिंग टू द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब रीफाइनेंसिंग देता है जैसे कि बैंक्स को, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, एनबीएफसी को, विद इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू लैंड एमएसएमई, जिससे उनकी कैपेसिटी बढ़े और वो एमएसएमई को आगे लोन दे पाए। देन माइक्रो फाइनेंसिंग, सिडबी ऑफर माइक्रो लोन्स टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर टू हेल्प देम टू स्टार्ट एंड ग्रो देयर बिजनेस। अब सिडबी जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको भी जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उनको थोड़ा छोटे लेवल से ग्रो करने के लिए भी माइक्रो फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड करवाता है,
ठीक है। तो सीडबी जो है इस प्रकार से काम करता है। देन अब सीडबी के पास जो लोन स्कीम्स है वो कौन कौन सी है जो सीडबी ऑफर करता है। अब ये जो ये जो 5 लोन स्कीम है ये सीडबी द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। अब ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि क्या है, पिछले साल जो है इसमें इसके अंदर से ही ये स्माइल जो स्कीम है ये पूछ ली गई थी। इसमें ये पूछा गया था कि मिनिमम उसमें कितनी जो है लोन प्रोवाइड कराया जाता है सीडबी के द्वारा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। कई बार ये पूछ लेता है कि स्माइल के अंदर सीडबी द्वारा मिनिमम कितना लोन दिया जाता है इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो आपका आंसर होगा 10 लाख। ठीक है। तो सीडबी के कई बार प्रोडक्ट्स पूछ लेता है, जैसे स्माइल, एससीएफ, स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, स्पीड, स्टार एंड सेफ। ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ये लोन कितने रुपए का दे सकता है और कितने समय के लिए दे सकता है। ठीक है। ये स्माइल के अंदर 10 लाख इक्विपमेंट खरीदने के लिए और 25 लाख अदर्स के लिए। इसे लोन का टेन्योर रहेगा 10 लाख अब लास्ट 10 साल तक, और मिनिमम मोरेटोरियम पीरियड रहेगा 3 साल का। तो 3 साल तक उससे कोई भी पैसा मांगा नहीं जाएगा। और जो एससीएफ है, स्मॉल इक्विपमेंट फाइनेंस, ये इसी का ही पार्ट है। तो इसमें 10 लाख दिया जाता है अप टू 72 मंथ्स के लिए, मतलब 6 साल के लिए। फिर आता है स्पीड, ये आपको 1 करोड़ के लिए, और एग्जिस्टिंग अगर चला तो उसको 2 करोड़ के लिए 2 से 5 साल के लिए दिया जाता है। स्टार के लिए 10 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक, अप टू 5 ईयर्स, मोरेटोरियम पीरियड रहेगा 3 से 6 महीने। सेफ के अंदर इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी फंड चाहिए था कोरोना के अंदर, तब ये दिया जा रहा था 50 लाख रुपए तक का, और अप टू 5 ईयर का इसका टेन्योर रहता था। ठीक है। तो ये मतलब वैसे ही है कि आपको एग्जाम में पिछली बार पूछा था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया गया, आप इसमें एक नजर जरूर मार सकते हैं। ठीक है। तो ये हमने सीडबी देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक इसको हम बोलते हैं। तो एक्सिम बैंक बनाया गया था 1982 के अंदर, अंडर द एक्ट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ 1981। इट इज द होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के द्वारा पूरा इसको ओन किया जाता है। द मेन पर्पज इज टू फाइनेंस, फैसिलिटेट एंड प्रमोट इंडिया फॉरेन ट्रेड। इसका मेन पर्पज ये था कि ये जो हमारे फॉरेन ट्रेड हो रहा है उसको प्रमोट करें, उसको फैसिलिटेट करें, मतलब उसमें अगर फॉरेन ट्रेड करने में उसको कोई परेशानी आ रही तो उसको परेशानी को दूर किया जाए, और इसको फाइनेंस अगर किसी कंपनी को चाहिए तो उसको फाइनेंस सुविधाएं भी प्रोवाइड कराए। मतलब हमारे देश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सिम बैंक का निर्माण किया गया। इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द फाइनेंसिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है उन सभी इंस्टीट्यूशन का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको पता होना चाहिए बैंक का नाम, सॉरी डीएफआई का नाम और उसका पर्पस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सिम बैंक का पर्पस क्या है कि वो फॉरेन ट्रेड करने वाले फॉरेन ट्रेड को देश के अंदर प्रमोट करेगा, फैसिलिटेट करेगा और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। अब एक्सिम बैंक के फंक्शन क्या है? फाइनेंसिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग सर्विस टू बैंक्स टू देयर फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग। अब कोई बैंक जो है वो फॉरेन ट्रेड के लिए किसी को लोन दे रहा है, और उस बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो एक्सिम बैंक से ले सकता है, मतलब रीफाइनेंस करवा सकता है। गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडियन कंपनी सेटिंग अप देयर जॉइंट वेंचर अब्रॉड। अगर कोई भारतीय कंपनी जो विदेश में जाकर अपना जॉइंट वेंचर बनाना चाह रही है तो उसको अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो वो भी एक्सिम बैंक प्रोवाइड करेगा। ऑफरिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विस टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टर्स। अगर कोई एक्सपोर्टर है या कोई इंपोर्टर है जिसको कुछ जानकारी प्राप्त चाहिए या एडवाइस चाहिए किसी की, जिससे कि वो एक उसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उसका वो नॉलेज प्राप्त करनी है, तो एक्सिम बैंक जो है उसको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है। देन एक्सटेंडिंग लाइन ऑफ क्रेडिट टू फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स टू हेल्प देम टू बाय इंडियन गुड्स। अब और एक्सिम बैंक जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है फॉरेन गवर्नमेंट्स को कि वो भारतीय सामान को खरीद पाए। अब आपने देखा होगा कई बार जो है, जैसे इंडियन पीएम जैसे नरेंद्र मोदी जी किसी भी कोई स्मॉल कंट्री जाते हैं, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा है कि वो गए थे मॉरिशियस। ठीक है। मॉरिशियस गए, अब मॉरिशियस जाके उन्होंने 500 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर दिया। इसका ये मतलब है कि हमने अब मॉरिशियस जो है वो भारतीय कंपनी से, भारत की कंपनी से 500 करोड़ रुपए का सामान 500 करोड़ रुपए का सामान जो है खरीद सकता है। इससे क्या होता है, अब 500 करोड़ का सामान खरीद सकता है और उसको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है।
वो पैसा उसको धीरे धीरे स्मॉल, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में और बहुत ही कम ब्याज पर इंटरेस्ट पर वो 500 करोड़ यूज कर सकता है। लेकिन शर्त यही है कि वो जो 500 करोड़ है वो हमारे ही देश में इन्वेस्ट होंगे, मतलब हमारे ही देश की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स परचेज करेगा मॉरिशियस। इससे फायदा क्या होता है कि एक तो सरकार ने हम बाहर के किसी देश के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर लिया, दूसरा हमारे देश के अंदर 500 हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर 500 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जो कंपनी के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करें, जो कंपनी से वो खरीदेंगे, उस कंपनी को भी इन जो डायरेक्टली है फायदा मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो है एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा देती है दूसरे गवर्नमेंट्स को या बैंक्स को। ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे देखता है लाइन ऑफ क्रेडिट, वो देखता है एग्जिम बैंक। ठीक है। अब एग्जिम बैंक की क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, तो प्रोडक्ट जो है बाय क्रेडिट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड ओवरऑल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग। ठीक है। और सर्विस जो है मार्केट एडवाइजरी सर्विस, रिसर्च एंड एनालिटिक्स एंड एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विस। तो बाय क्रेडिट का मतलब ये है कि जब कोई एक्सपोर्टर, जब हमारे देश का कोई एक्सपोर्टर कोई सामान जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, तब अब वो व्यक्ति जो एक्सपोर्टर है वो बाहर के किसी व्यक्ति से कैसे विश्वास कर पाएगा कि वो पैसा उसको पे करेगा या नहीं करेगा, तब काम आता है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बैंक टू बैंक ये भी इनके साथ डील करता है। ठीक है। तब एग्जिम बैंक क्या करेगा, जैसे ही वो इंपोर्टर का कंट्री से देखेगा कि कौन सी कंट्री का एक इंपोर्टर जो है वो माल खरीद रहा है, ठीक है, और उस कंट्री के साथ एग्जिम बैंक के कैसे रिलेशन है, तो एग्जिम बैंक उस इंपोर्टर की क्रेडिट वर्थिनेस देखते हुए इस हमारे देश के एक्सपोर्टर को पैसा पे कर देगा। मतलब कि जब मान लो इंडिया से किसी एक्सपोर्टर ने 50 लाख रुपए का सामान जो है वो अमेरिका में बेचा, ठीक है, यूएसए में बेचा किसी यूएसए के इंपोर्टर को। ठीक है। अब एग्जिम बैंक क्या करेगा, एग्जिम बैंक जाएगा यूएसए की गवर्नमेंट के पास कि भाई ये जो आपके देश का जो इंपोर्टर है ये क्या ईमानदार आदमी है, क्या ये पैसा देगा, मतलब किसी भी तरह से अपना क्रेडिट वर्थिनेस उसकी देख लेगा। ठीक है। तब यूएसए कहेगा हाँ जी ठीक है, तब एग्जिम बैंक इस इंपोर्टर को पैसा पे कर देगा और बाद में है एग्जिम बैंक जो इस इंपोर्टर से जो पैसा है वो लेता रहेगा। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो किस बैंक से, एग्जिम बैंक चाहे तो वो बैंक से पूछ सकता है या इस इंपोर्टर को बोल सकता है कि अपने बैंक से गारंटी लेके दो। ठीक है। तो वो सब जो काम है वो एग्जिम बैंक की दिक्कत है। लेकिन कहने का मतलब है कि एग्जिम बैंक जो है अपना एक प्रोडक्ट है उसका बायर क्रेडिट, तो मतलब जो बायर है, जो दूसरे देश का बायर है, उसको एक तरह से क्रेडिट पे पैसा दे देता है और हमारे देश के इंपोर्टर को उसका पैसा इमीडिएटली मिल जाता है। इससे ये होता है कि हमारा जो देश का एक्सपोर्टर है वो मोटिवेटेड फील करता है और वो हमारे देश का फॉरेन ट्रेड को बढ़ाता है, जिससे हमारे देश का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है। ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो दिए जाते हैं एग्जिम बैंक के द्वारा। ठीक है। वैसे कॉर्पोरेट बैंकिंग लाइन ऑफ क्रेडिट जो हम पहले बात कर चुके हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर देता है। कोई हमारे देश का व्यक्ति या इन्वेस्टर है जो किसी अब्रोड के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको फाइनेंस कर चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए एग्जिम बैंक मदद करता है, या ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट के अंदर एग्जिम बैंक जो है मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, नाबार्ड की बनाया गया था विद द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमेटी। शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड बना। तो नाबार्ड बना था जुलाई 82 के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास करके। मतलब यह है कि नाबार्ड जो है हमारे देश में एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनी गई है। इट इज द अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये भारत के अंदर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, मतलब मेजर जो सबसे बड़ा बैंक है, और जो इनको रेगुलेट करता है वो है नाबार्ड। इट रेगुलेट ओवर द फंक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड द रिफाइनेंसिंग फंक्शन ऑफ आरबीआई रिलेटेड टू द क्रेडिट, रूरल क्रेडिट। तो पहले हमारे देश में क्या था, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, जिसको टेक ओवर कर लिया नाबार्ड ने। नाबार्ड के की रोल क्या है, तो नाबार्ड सबसे पहले तो क्रेडिट फंक्शन देता है। क्रेडिट फंक्शन जैसे कि रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को, आरआरबीज को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, कि वो नाबार्ड से पैसा लेकर आगे जो है आम पब्लिक को पैसा दे पाए, तो उसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। ठीक है। और इसके साथ नाबार्ड मैनेज करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड,
विच गिव लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब कहने का मतलब है कि नाबार्ड के द्वारा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है मेंटेन किया जाता है, और वो पैसे का यूज नाबार्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देने के लिए, जो कि वो लोन का पर्पज ये होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। देन नाबार्ड करता है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, जैसे कि इट सपोर्ट वेरियस प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट लाइक watershed development, tribal development, promotion of farmer producer organization FPOs and micro finance initiative like SFGs। ठीक है। तो मतलब नाबार्ड फाइनेंसिंग के अलावा भी प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करता है, जैसे कि वो वेरियस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारे किसान मिलकर एफपीओ बना लेते हैं, उसको प्रमोट करता है, ट्राइबल डेवलपमेंट करता है, या एसएचजीज जो काम कर रहे हैं उनको भी वेरियस मदद करता है। और इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फंक्शंस, इट प्रोवाइड पॉलिसी, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू स्ट्रेंथन द रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर लाइक डीसीजीज एंड पीएसीएस। जैसे हमने वेरियस कोऑपरेटिव बैंक्स का जब हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने पीएसीएस और डीसीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनकी बात करी थी। तो इनको प्रमोट करने के लिए भी नाबार्ड वो है उनको मतलब उसमें मदद करता है, जैसे कि इनकी मदद मतलब इनकी पॉलिसी बनाना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना या टेक्निकल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करवाना। देन नाबार्ड करता है सुपरवाइजरी फंक्शंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो नाबार्ड जो है वो रेगुलेटरी बॉडी के काम करता है, किसके लिए? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए और रीजनल रूरल बैंक के लिए। सॉरी, रेगुलेटरी बॉडी नहीं, सुपरवाइजरी फंक्शंस, मतलब कि नाबार्ड जो है वो कि इन कभी भी स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन कर सकता है, मतलब इनके इनके और इन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है कि वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये हमारा नाबार्ड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी। एनएचबी का निर्माण जो है 9 जुलाई 1988 में हुआ। ठीक है, अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। तो ये भी जो हमारा है स्टेचुरी बॉडी है, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 के अंदर निर्माण किया गया, और ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग फाइनेंस का इंडिया के अंदर। अब जो जितने भी हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी, तो उनका अपेक्स जो इंस्टीट्यूशन है वो हाउसिंग फाइनेंस बैंक एनएचबी है। ठीक है। अब ये जब इनकी शुरुआत की थी वो आरबीआई की होली ओन सब्सिडरी थी। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फुली ओन करता है। द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द हेल्दी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम टू रेगुलेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एचएफसी। अब ये ऐसा इसलिए इस एनएसबी को बनाया गया क्योंकि क्योंकि जो हाउसिंग लोन आम पब्लिक लेती थी, तो वो उनको सही दर पर मिले, अफोर्डेबल हो। ऐसा ना हो कि हाउसिंग लोन लेना बहुत ही महंगा हो जाए, जिससे क्या है कि लोग घर ना ले पाए। और अगर लोगों के पास घर नहीं होगा ना, तो देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी है वो बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि लोग अपना पैसा जो है वो सेव करने लग जाएंगे। बहुत सारा पैसा सेव होगा जिससे वो घर अफोर्ड कर पाए, क्योंकि घर एक व्यक्ति की प्राइमरी नीड है। ठीक है। तो उसका मेन फोकस जो है वो खर्चा स्पेंड करने पे नहीं होगा, जिससे अगर लोग स्पेंड कम करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हमारी कम हो जाएगी। तो एनएसबी का जो मेन रोल है वो है फाइनेंसिंग रोल। तो सबसे पहले तो ये क्या काम करता है? ये करता है रीफाइनेंस का काम, मतलब बैंकों को या वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा देता है कि वो आगे आम पब्लिक को हाउसिंग लोन कर पाए। ठीक है। तो रीफाइनेंस करता है। देन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट रोल्स, तो इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एन एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड हेल्प क्रिएट ए रोबस्ट नेटवर्क फॉर क्रेडिट अक्रॉस द कंट्री। तो मतलब हाउसिंग क्रेडिट फैसिलिटीज को ज्यादा और प्रमोट करने के लिए और एग्जिस्टिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ग्रो करने के लिए मदद करता है। देन सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी रोल, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट एंड सुपरवाइज HFC housing finance companies to protect the interest of depositor, while NHB continue to be supervisor and the RBI is now regulator of the HFC। तो कहने का मतलब है कि पहले तो क्या था कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक था वही रेगुलेट करता था भारत के अंदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, लेकिन अब रेगुलेशन का काम तो ले लिया है आरबीआई ने, लेकिन सुपरवाइजरी का काम आज भी है एनएसबी के पास। मतलब कि एनएसबी जो है वो सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को सुपरवाइज करता है, कि वो इंस्पेक्शन करता है उनकी और उनको सही तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहन देता है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेशनल बैंक
फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेफिड, जो कि बना था 2021 के अंदर। तो नेफिड वाज सेटअप अंडर द नेफिड एक्ट 2021। इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द फिफ्थ वन, ये पांचवा हम अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आफ्टर द एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी। तो सिडबी के बाद अगर कोई पांचवा डेवलपमेंट बैंक बना है तो वो है हमारा नेफिड। ठीक है, इसका क्या पर्पस था? इट्स प्राइमरी गोल इज टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो भारत के अंदर लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करने के लिए जिस डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया वो है नेफिड। इसका मेन फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंडिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी है वो उतनी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स इट प्रोवाइड्स एंड अट्रैक्ट्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग नीडेड टू द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रोड्स, पोर्ट्स और एनर्जी। अब भारत के अंदर क्या है, एक तो गवर्नमेंट बनाती है और एक गवर्नमेंट जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर आती है। उनको चाहिए होता है ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत बड़ा पैसा, और वो पैसा प्रोवाइड किसके द्वारा कराया जाता है? नेफिड के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे देश का पांचवा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एएफआई है। किसके? एक्सिम बैंक, जो कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ट्रेड में काम करता है। नाबार्ड, जो कि एग्रीकल्चर में काम करता है। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट कर सुपरवाइज करता है। और सिडबी जो है स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एसएमईज के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है। और ये जो हमारा पांचवा है नेफिड, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है। तो नेफिड के कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि ये बना था नेफिड एक्ट 2021 के तहत। इसके कैपिटल जो थी, जो शुरुआती जो पैसा लगाया गया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो 1 लाख करोड़ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 26% शेयर होना चाहिए कभी भी, ऑल टाइम्स। जो है नेफिड के अंदर 26% शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ओन होना मस्ट है। मतलब 1 लाख करोड़ के अंदर 26,000 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देन मैनेजमेंट, इसको किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग ए चेयरमैन, एमडी एंड डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो मतलब ये एक तरह से कंपनी की तरह काम करता है और इसको मैनेज किया जाता है वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, एक एमडी सीईओ के द्वारा, जो कि नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट और वहां उस नेफिड के शेयर होल्डर्स के द्वारा मिलकर। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट कैन प्रोवाइड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये डायरेक्ट फाइनेंस कर सकता है, और इनडायरेक्ट मतलब कि वो पहले पैसा जो है बैंक्स को दे सकता है और बैंक्स उसको आगे रीफाइनेंस कर सकता है। देन इट कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक ग्लोबल रिसोर्स। और जो नेफिड है वो पैसा प्राप्त कर सकता है डोमेस्टिक प्लेयर से और ग्लोबल सोर्सेस से, जो अपने बॉन्ड्स, वेरियस बॉन्ड्स या डेरिवेटिव इशू करके प्राप्त करता है। इट हेल्प्स टू डेवलप ए बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और ये भारत के अंदर क्रिएट कर रहा है बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट्स, किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। अगर कोई व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो नेफिड के बॉन्ड्स खरीद सकता है। ठीक है, तो ये नेफिड जो है भारत के अंदर एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट जो है वो क्रिएट कर रहा है, कि लोग फाइनेंस कर सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन इसको लीगल स्टेटस दिया गया है, मतलब इसके अंदर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 अप्लाई होता है नेफिड जब, क्योंकि ये बैंक की तरह डायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तब उसके ऊपर बैंकर बुक एविडेंस एक्ट जो है 1891 लागू होगा। और इसको जो अगर बंद करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर चाहिए होगा, तब इसको बंद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि हमने डिस्कस करी है वेरियस हमारे डीएफआईस के बारे में, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। आई होप कि आपको एक चैप्टर समझ आया होगा। अब आपको इस चैप्टर के मिले क्विक रीजन, तो आप ये पूरा चैप्टर जो है समरी फॉर्म में यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस चैप्टर के आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज। ये 10 एमसीक्यू रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इस पीडीएफ के लास्ट में आपको इस एमसीक्यू के आंसर शीट भी मिल जाएगी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और एक ना मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरी क्या गला थोड़ा बैठा हुआ, तो आवाज थोड़ी आपको अजीब लग सकती है। ठीक है, तो वहां पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
चैप्टर नंबर 24। ठीक है।